हितेंद्र 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 90 से अधिक हो गई है। ये जानकारी शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। इन 90 मामलों में वो 82 मामले भी शामिल हैं जिनकी घोषणा मंत्रालय ने शुक्रवार तक की थी। मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के संक्रमित कुल लोगों की संख्या अब 90 हो गई। मंत्रालय ने पहले जानकारी दी थी कि संबंधित राज्य सरकारों ने इन सभी लोगों को कोरोना वायरस के लिए निर्दिष्ट अस्पतालों में आइसोलेशन में रखा हुआ है और मंत्रालय ने बताया है कि उनके संपर्क में आए लोगों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसे लोगों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों, परिवार के लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक पहल शुरू की गई है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग भी किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोविड-19 टीके बनाने वाली कंपनियों और धनी देशों से यह अपील की है कि वो द्विपक्षीय सौदे करना बंद करें। उसने यह कहा है कि वो टीके तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। WHO प्रमुख ने यह कहा है कि अब तक 42 देशों ने इसके टीके लगाने शुरू किए हैं, जिनमें ज्यादातर उच्च आय वाले देश और कुछ मध्यम आय वाले देश शामिल हैं। उन्होंने उन देशों से भी आह्वान किया है जिनके पास अधिक मात्रा में टीके उपलब्ध हैं कि उन्हें कोवैक्स फैसिलिटी के लिए टीके उपलब्ध कराने चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक परियोजना है। उन्होंने ये कहा है कि सभी के लिए टीके की कीमत बढ़ जाएगी और इसका मतलब है कि सबसे गरीब और सबसे पिछड़े देशों में लोगों को टीका नहीं मिलेगा। WHO के महानिदेशक ने यह कहा है कि इन देशों और निर्माताओं से द्विपक्षीय सौदे नहीं करने का आग्रह करता हूं। कोरोना के चलते करीब 9 महीने से बंद पैसेंजर गाड़ियों को फरवरी में चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे राजधानी से कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर समेत अन्य रूटों के करीब 45,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने यह बताया है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो सकता है। इसे देखते हुए पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर भी मंथन शुरू हो गया है। तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद है 31 जनवरी के बाद से यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो जाए। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों के शुरू होने से पहले रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए उपाय पूरे करने होंगे और यात्रियों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मुंबई शहर में 2 महानगरपालिका आयुक्त को सियासी जंग अब इस मामले को लेकर के छिड़ गई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इसको लेकर के एक तरफ कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने इस बारे में कहा है कि जल्द ही इस मसले पर फैसला हो सकता है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए महानगर पालिका के 2 आयुक्त होने चाहिए ताकि लोगों तक मूल सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। इसलिए इस पर काम शुरू कर दिया गया है। और वहीं बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने इसका विरोध किया है। उन्होंने यह कहा है कि बीजेपी 2 आयुक्त संबंधी मांग का कड़ा विरोध करती है और इसके लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। मुंबई के 2 आयुक्त नहीं होने देंगे। मुंबई शहर की जिस तरीके से लोक संख्या बढ़ रही है और पिछले कई सालों से जब मैं खुद नगर सेवक था तब से विधायक होने के बाद भी मैं एक मांगनी करते रहा और बाकी के लोगों की भी मांगनी रही कि मुंबई में 2 महानगर पालिका के आयुक्त होना चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर का एक आयुक्त इतने बड़े इलाके को देखना असंभव हो जाता है। तो जिस तरीके से कलेक्टर मुंबई में 2 है, एक सबब है और एक सिटी है, उसी तरीके से मुंबई महानगर पालिका का क्षेत्र जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए और मुंबई करके लोगों को मूल सुविधा में तकलीफ ना हो, पानी का हो, फुटपाथ का हो, गार्डन्स का हो, डेवलपमेंट का हो, सीवरेज प्लांट का हो, ये सारी चीजें इजीली आदमी जो है अपने आयुक्त तक मिल पाए, उसके ध्यान में रखते हुए मुंबई में 2 आयुक्त होने की जरूरत है। और उसी के लिए हमने जो है कागज की शुरुआत जो है यूडी डिपार्टमेंट से की, यूडी डिपार्टमेंट से मीटिंग भी की है। आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय हो सकता है। मुंबई शहर के पालक मंत्री कांग्रेस के विधायक असलम शेख जी ने आज मुंबई महानगर पालिका को 2 आयुक्त करने की मांग की है
जिसका कड़ा विरोध भाजपा करती है और इस मांग के पीछे मुंबई महानगर पालिका का विभाजन करने का एक षड्यंत्र कांग्रेस का है, जो कांग्रेस का पुराना सपना है। यह सपना किसी भी हालत में भाजपा पूरी होने नहीं देंगी। रास्ते पर उतरकर हम संघर्ष करेंगे और मैं इतना ही कहूंगा कि जनाब सेना के मुख्यमंत्री इस बारे। उत्तर प्रदेश सरकार विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी के दूसरे पखवाड़े में शुरू कर सकती है और 15 से 17 फरवरी के बीच साल 2021-22 का बजट पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बजट प्रस्तावों और खर्चों को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय बजट से प्रदेश को विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं से मिलने वाली सहायता और करों में हिस्सेदारी जानने की योजना है। इससे बजट अनुमान को यथार्थ के नजदीक रखने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करने का ऐलान किया है और इसके बाद प्रदेश के बजट को अंतिम रूप देने के लिए कम से कम 10 दिन की जरूरत बताई जा रही है। ऐसे में सरकार विधानमंडल का बजट सत्र 10 फरवरी के बाद कभी भी आहूत कर सकती है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की सलाह भी दी है। उन्होंने यह कहा है कि किसानों के आंदोलन के कारण पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एसजीपीसी की आगामी शताब्दी आयोजन में पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की वकालत कर रही है। चड्ढा ने यह कहा है कि अमरिंदर सिंह असहाय हो गए हैं और मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुश रखने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो अपने आकाओं को परेशान नहीं कर सकते जो उनके बेटे रणिंदर सिंह की प्रवर्तन निदेशालय की फाइलें अपने पास रखते हैं। देश के किसान पर वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठियां चलाई गई। आज अगर पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री देश के किसान के साथ खड़े होते तो मजाल है कि कोई वाटर कैनन चलाई जाती, लेकिन कैप्टन साहब अपने आराम कक्ष से, अपने महल से बाहर नहीं आए देश के किसान के साथ खड़े होने के लिए। उसके बाद 5वां पॉइंट, वो अपने महल से निकलते हैं और दिल्ली आते हैं अमित शाह जी देश के गृह मंत्री से मिलने। दिल्ली आते हैं, अमित शाह गृह मंत्री से मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग स्थल से 10 किलोमीटर दूर पंजाब के किसान बैठे थे। उनसे भी मिल लेते, उनसे नहीं मिले। अमित शाह से मिले, देश के किसान से नहीं मिले। अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से भी नहीं मिले, देश के किसान से भी नहीं मिले, सिर्फ बीजेपी के नेता अमित शाह से मिलकर चले गए। छठा पॉइंट, जब मीटिंग से निकले तो आप सब रिपोर्टर्स ने, मीडिया के सभी साथियों ने, पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि मुख्यमंत्री साहब, अभी अमित शाह जी से आप मिलकर आए हैं, क्या अच्छी मीटिंग रही? क्या 3 काले कानूनों के बारे में बात हुई? क्या 3 काले कानून केंद्र सरकार वापस लेने जा रही है? तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, कैप्टन साहब कहते हैं कि जी हमने 3 काले कानून पे बात नहीं करी, ये मीटिंग तो कोई इंटरनल सिक्योरिटी का विषय था, उस पर मीटिंग हुई है। आज पंजाब का किसान, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, लेकिन कैप्टन साहब अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन 3 काले कानून। यूपी सरकार बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने की तैयारी कर रही है। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं और कई बार से यूपी से जुड़े आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली पेशी में नहीं आ रहे। इससे पहले भी यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब सरकार ने मुख्तार को वहीं रोकने के लिए 3 महीने का वक्त
और बढ़ा दिया था। अब यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि मुख्तार की पेशी के लिए पंजाब सरकार यूपी सरकार का सहयोग करे। और अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर गाजीपुर पुलिस पंजाब रवाना हुई है, जिससे मुख्तार अंसारी को यूपी के आपराधिक मामलों में पेशी यूपी में ही हो सके। और एक तरफ योगी सरकार मुख्तार को यूपी लाने की कवायद कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्तार का परिवार आशंका जता चुका है कि यूपी की जेलों में मुख्तार की जान पर खतरा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि मुख्तार को यूपी की किसी भी जेल में बंद किया जाए। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद से ही माफियाओं में जेल में ही हत्या किए जाने का डर भी बैठ गया है और इसलिए कई माफिया दूसरे प्रदेश की जेलों में अपना तबादला करवा चुके हैं। रविवार को हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के लिए मतदान होना है, जिसमें प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मतदाता अपने अपने वार्डों और क्षेत्रों से प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। नगर निकायों के चुनाव हालांकि पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्रत्याशी इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इन निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थित प्रत्याशियों और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का मत विभाजन रोकने के लिए सभी नगर निकायों के लिए चुनाव समन्वयकों को तैनात किया है। ये चुनाव समन्वयक अपने अपने क्षेत्रों के आने वाले नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में प्रत्याशियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी गतिविधियों पर पूरा फोकस करेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन चुनावों को प्रभावित करने की बहुत कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आज मुझे प्राप्त हुई। कई जगह पे इन्होंने, जहाँ कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, वहाँ इन्होंने जो है वोट काट दिए और उस तरह कई जगह पे जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी इन चुनावों को प्रभावित करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी नज़र जो है, हमने पूरी नज़र रखी है। अभी मैंने तमाम जो जहाँ नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, मैंने हर जगह पे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी नियुक्ति की है, ताकि वो इन चुनावों पे जो है पूरी नज़र रख सके और जहाँ भी हमको लगता है कि सरकार का हस्तक्षेप है तो वहीं हिमाचल के जिला कुल्लू में मुख्यालय खोरी रूप में सभी पोलिंग पार्टियों को अंतिम चुनावी रिहर्सल भी करवाई गई और चुनावों के लिए उन्हें ईवीएम समेत अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया मौजूद रहे और कुल्लू नगर परिषद में 15 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों में 60 लोगों की टीम मौजूद रहेगी, जिसमें एक पर्यवेक्षक, 3 पोलिंग ऑफिसर, 1 आशा वर्कर और 2 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे। एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया ने बताया है कि रविवार सुबह 7 बजे मॉक पोलिंग कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी और वहीं 8 बजे से मतदान भी शुरू हो जाएगा। सभी पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो शनिवार शाम तक ही अपने मतदान केंद्रों में सारी तैयारियों को पूरा कर लें, ताकि कोरोना के नियमों की अवहेलना ना हो। इसकी भी विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जी हाँ, जैसा कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा 10 जनवरी 2021 ये चुनाव की जो दिन है ये निर्धारित किया गया है सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो उसके तहत हमारी जो 15 पोलिंग स्टेशन जो कुल्लू में हैं उनके 15 पार्टियां, जिसमें हमारे 1 प्रिजाइडिंग अफसर और 3 पोलिंग अफसर है, जमा उसमें 1 आशा वर्कर है जो कि लोगों की कोविड की जांच करने के लिए। उसके साथ ही हमारे साथ 2 जो पुलिस के जो जवान हैं, कुल ये 7 लोगों की जो पार्टी है, ये हमने अभी अपने अपने स्टेशनरी के साथ और अपनी अपनी ईवीएम मशीनों के साथ रवाना कर दी गई हैं। इनमें 15 पोलिंग पार्टियां कुल एमसी कुल्लू की हैं, जबकि जो 7 पोलिंग पार्टीज़ हैं वो नगर पंचायत भूंतर की हैं। अभी आज इनका कार्य रहेगा कि अभी ये जाकर अपने अपने गंतव्य स्थानों पर अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और पोलिंग स्टेशन जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 2 अलग अलग ऑनलाइन कार्यक्रमों में उन्होंने
ये उद्घाटन किया और अधिकारियों ने यह कहा कि वितिला और कुंदनूर फ्लाईओवरों में शहर में यातायात कम होने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास के जरिए यात्रा समय में कमी भी आने की उम्मीद है और इन फ्लाईओवर्स का निर्माण केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की धनराशि का उपयोग करके 152 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इनके निर्माण की कुल अनुमानित लागत 165 करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन परियोजनाओं का निर्माण कम राशि खर्च करके पूरा किया जा सका है। विजन ने फ्लाईओवर का उद्घाटन ऑनलाइन करते हुए यह कहा है कि सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण ही फ्लाईओवर का निर्माण पूरा किया जा सका है। पिछले कुछ सालों के दौरान बाढ़, ओखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं और निपाह और कोविड-19 महामारी जैसी बीमारियों ने इनके प्रकोप के कारण भी कई संकटों के बीच परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि कोरोना वैक्सीन से प्रदेश के एक व्यक्ति की मौत के मामले की पड़ताल जारी है। मृतक का विसरा परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और यह मामला बहुत संवेदनशील है। अनावश्यक गलत धारणा नहीं बनने देंगे जिससे टीकाकरण प्रभावित हो। उन्होंने यह कहा कि जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर कोई गलत असर होता तो वो 2-3 दिन में दिख जाता, इतने दिनों बाद नहीं। उधर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी ये कहा है कि टीके का असर 30 मिनट में दिखने लगता है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 24 से 48 घंटे में टीके का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की बात सामने आई है। बता दें कि भोपाल के पीपल्स अस्पताल में एक कोरोना वॉलंटियर की मौत हो गई। बताया गया है कि उस पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया था। जहां तक कोई भी मृत्यु एक दुखद घटना होती है और जो मृत्यु हुई है उस पर मुझे दुख भी है। अमूमन जहाँ तक मैं मंत्री के अलावा डॉक्टर भी हूँ, जो टीकाकरण किया जाता है, टीकाकरण का आफ्टर इफेक्ट तात्कालिक अगर कोई रिएक्शन होता है तो विद इन 30 मिनट 15 से 30 मिनट में जिसको टीकाकरण किया है उसमें एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस होता है तो उसका आगे उसकी फॉलोइंग की जाती है। उसके बाद 24 घंटे से के 48 घंटे के अंदर आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का अगर कोई टीकाकरण का प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर दिखाई देता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जैसा कि बताया गया कि एक हफ्ते के बाद जिसको टीकाकरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुलाकात की है। कंगना रनौत महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म धाकड़ की शूटिंग के सिलसिले में कल यहां पर पहुंची और मुख्यमंत्री निवास पर चौहान से भेंट के दौरान फिल्म की इकाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं सीएम चौहान ने महिला और बालिका सशक्तिकरण की थीम पर आधारित फिल्म के निर्माण के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत और उनके साथी कलाकारों को बधाई दी। मेरी जो फिल्म है धाकड़ वो एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें मैं एक ऑफिसर का रोल अदा कर रही हूँ और मध्य प्रदेश में ये मेरी आई थिंक तीसरी फिल्म है। इससे पहले मैंने पंगा और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों की शूट की है एमपी में और मेरे लिए यहाँ आना, बार बार आना, वापस आना एक बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है क्योंकि यहाँ पे जितना खूबसूरत ये शहर है भोपाल और महेश्वरम में भी मैंने बहुत शूट किया है। वहाँ मैंने जितने भी ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, उन सब की मैंने दर्शन भी किए हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आज और भी ज़्यादा
मेरे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि हम लोग मामा जी को भी मिल पाए और उन्होंने जिस तरह से हमारा आदर किया और जिस तरह से हमारे साथ भेंट की, हमारा प्रोत्साहन किया, मुझे मिलकर ऐसा लगा जैसे अपने किसी परिवार के ही सदस्य से मिल रहे हैं। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में हमें और प्रोत्साहित किया, हमारा मार्गदर्शन किया कि हम अपनी फिल्मों को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने गाँव से जुड़ी महिलाएं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर के गरांजी स्थित केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में बस्तर सांसद और मंत्रियों के साथ वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय विद्यालय में संचालित गतिविधियों की सराहना करते हुए वहां की विजिटर्स बुक में विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने वाली पंक्तियां भी लिखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत विद्यालय के विद्यार्थियों ने किया और स्वागत गीत गाकर के विद्यार्थियों ने वहां पर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 जनवरी को दुर्ग भिलाई में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल सुबह 11:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान करेंगे और वो करीब 12 बजे रिसाली जिला दुर्ग पहुंचेंगे और रिसाली नगर निगम नवीन कार्यालय भवन का वहां पर शुभारंभ करेंगे और राजीव गांधी आश्रम योजना के अंतर्गत पट्टों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री रिसाली से प्रस्थान करेंगे और 1:30 बजे जिला दुर्ग जामुल पहुंचेंगे, जहां पर वो 1:30 बजे नल जल योजना का शुभारंभ और राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टों का वितरण करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल 3 बजे जामुल से प्रस्थान कर करीब 3:30 बजे ITI खुर्सीपार पहुंचेंगे और अमृत मिशन फेज 1 के कार्य का शुभारंभ और आम सभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 जनवरी को बीजापुर प्रवास के दौरान जिलेवासियों को 328 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं से भेंट कर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा दूरस्थ अबुझमाड़ इलाके के गांवों को जोड़ने के लिए 37 करोड़ 92 लाख रुपए, बेदरे लंका मार्ग पर इंद्रावती नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण समेत पिनकोंडा तालनार मार्ग में मरी नदी उस पर 11 करोड़ रुपए की लागत से पुल के निर्माण कार्य की भूमि पूजन भी वहां पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस परिवार द्वारा स्थापित पेट्रोल पंप में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली ग्राहक की गाड़ी में स्वयं पेट्रोल भरवाया और उन्होंने बिल बुक से पहली पर्ची काटकर स्वयं ग्राहक को सौंपी। इससे पहले श्री बघेल ने इस पेट्रोल पंप का लोकार्पण किया था और पुलिस पेट्रोल पंप नारायणपुर के नए बस स्टैंड में स्थित है। मुख्यमंत्री ने जिस पहली ग्राहक कविता नाग के वाहन में पेट्रोल भरा, लगभग 1 करोड़ की लागत से बने इस नए पेट्रोल पंप में जिले के नक्सल प्रभावित पुलिस परिवार की महिलाओं को जहां नियमित रोजगार मिलेगा, वहीं उन्हें आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतर जीवन यापन में सहायक भी होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर जिले के सिंगोड़ी तराई में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय वहां पर वो पहुंचे और इस दौरान सीएम विद्यार्थियों से रूबरू हुए। सीएम ने छात्रों से बात करते हुए सहुए कहा कि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है और इसलिए विशेष योग्यताधारी होने के लिए जितनी भाषा का ज्ञान हमें होगा, हमारे सफल होने के अवसर उतने ही बढ़ेंगे। जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्रारंभ किया जाना ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों को शिक्षा में समान अवसर देने और लक्ष्य प्राप्ति की ओर उठाया गया एक बड़ा कदम है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने यह कहा है कि किसान आंदोलन पर मेरी निजी राय यह है, जो केंद्र सरकार ने 3 कानून पास किए हैं, इसमें 2 विकल्प हैं। एक तो यह है कि कानूनों को 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाना चाहिए या फिर राज्यों को अधिकार दे दिया जाए कि वो चाहे तो लागू करें या फिर ना करें। इसके अलावा जो आरोप
अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लगाए। उस पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे सवालों का जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। दो ही ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 1 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ नहीं ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2021 पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव रक्त रंजित रहे हैं और नियमों की अवहेलना हुई है। हालांकि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से क्या चर्चा की उसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा दिल दुखता है कि संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मां भारती के एक बच्चे को पश्चिम बंगाल में एक बाहरी व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि वो राज्य से संबंधित नहीं है। राज्यपाल की हैसियत से मेरी शपथ के अनुरूप कार्य करने के लिए ये मेरा दायित्व है कि मैं केंद्र सरकार को राज्य के हालात से अवगत कराऊं। ये मेरा दायित्व भी है और ये राज्यपाल के लिए सामान्य प्रक्रिया भी है। आपको जानकारी होगी कि राज्यपाल हर माह राष्ट्रपति जी को अपनी एक रिपोर्ट भेजते हैं। चूंकि 2021 एक ऐसा वर्ष है जो पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। और जब 2018 के पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि देखते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि देखते हैं और उनमें पाया जाता है कि रक्त रंजित रहे हैं, नियमों की अवहेलना हुई है, मतदाता स्ट्रेस में रहा है, तो सभी का योगदान इसमें होना चाहिए। अब मेरी माननीय गृह मंत्री जी से क्या चर्चा हुई ये पत्रकार बंधुओं को मेरे से ज्यादा पता है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 1.5 महीने से जारी है और इस दौरान अब तक कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर 40 साल के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। पंजाब के रहने वाले अमरिंदर सिंह ने जहर खा लिया और इलाज के लिए उन्हें सोनीपत में एक अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। 40 से ज़्यादा दिनों में इस आंदोलन के दौरान अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है और कुछ किसानों की ठंड के कारण मौत हुई तो कुछ ने खुदकुशी कर ली। 3 जनवरी को टिकरी और रखुंडली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे 2 किसानों की मौत हो गई थी। पहली मौत टिकरी बॉर्डर पर हुई। यहां पर मृतक किसान की पहचान जगबीर सिंह के रूप में हुई, जबकि दूसरे किसान की मौत कुंडली बॉर्डर पर हुई। इनकी पहचान कुलबीर सिंह के रूप में हुई। पंजाब के भटिंडा में बीजेपी नेता सुखपाल सरना ने उनके खिलाफ उनके गांव वालों ने ही विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग भी की गई है। बीजेपी नेता सुखपाल सरना पर गुरु गोविंद सिंह जी से पीएम मोदी की तुलना करने का आरोप है और इसे लेकर किसानों ने सुखपाल सरना के गांव में उनके घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुलिस से मांग की है कि सुखपाल सरना पर सख्त कार्रवाई हो। जब तक सुखपाल सरना के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक ऐसे ही प्रदर्शन सुखपाल सरना के खिलाफ भी चलता रहेगा। बीजेपी नेता के घर का घेराव भी किया जाएगा। ਫਰਨਾਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਗੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰਤੇ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੜਕ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਕੰਮੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਛੈਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मकान है। वहीं बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय में मिनी स्पोर्ट्स भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह भाटी, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने वहां पर भाग लिया। और इस अवसर पर मंत्री भाटी ने यह कहा कि डूंगर महाविद्यालय के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने देश दुनिया में अलग पहचान बनाई है। खेलों को महत्व देने के लिए मुख्यमंत्री ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। डूंगर महाविद्यालय में 1 करोड़ से अधिक लागत से बने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारे प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से फिट रहे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी योजनाएं लागू की है। उसी परिप्रेक्ष्य में बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय में 1 करोड़ से भी अधिक की लागत का मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है और आज इसकी शुरुआत की गई है। इसमें अलग अलग गेम्स हैं, इसमें वॉलीबॉल है, इसमें बास्केटबॉल है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के सीकर जिले में एक युवक ने अपने 13 साल के चचेरे भाई की ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए और घटना के समय प्रत्यक्षदर्शियों ने मर्डर होते हुए अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया था। वहीं पर मामले पर थाना अधिकारी का यह कहना है कि मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, क्योंकि मृतक के पिता ने किसी बात पर आरोपी की डांट और पिटाई कर दी थी, जिसके बाद आरोपी रंजिश रखने लगा था। और आरोपी ने पुलिस को बताया कि मेरा चाचा मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए डांटता और मारता था, इसलिए मैंने अपने चाचा के लड़के को मार दिया। 8वीं क्लास में मैं फुटबॉल लग गया ना, मैं सुबह आप कमजोर था, नहीं 5वीं क्लास में जो जब 5वीं क्लास में मैं कमजोर था तो ना मैं ये देखिए भाई अपन नौकरी को लाग सका। जब फिर मैं बालाजी भक्ति करियो, जब फिर मैंने होशियार हुई थोड़ो होशियार हुई ना 12वीं क्लास में मैं दूसरे स्थान आयो जब मैं 14वीं क्लास में मैं कोचिंग करियो 13वीं। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अंबाला में शनिवार को अपने ट्रैक्टरों पर एक रैली निकाली और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान सुबह अंबाला हिसार राजमार्ग के निकट अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और इसके बाद उन्होंने अंबाला छावनी की ओर मार्च किया, जिसके कारण शहर में यातायात भी बाधित रहा। और भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान गुलाब सिंह
मानकपुर ने इस मार्च को 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड का पूर्वाभ्यास बताया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार पिछले साल सितंबर में लागू कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस बीच भारी पुलिस बल को भी प्रदर्शन मार्च के मद्देनजर अनाज मंडी में तैनात किया गया था। आज की रैली 26 तारीख की पिक्चर का ट्रेलर है। आज यहाँ अम्बाला की अनाज मंडी से लगभग 2000 से ऊपरी ट्रैक्टर हैं जो ये परेड निकालेंगे। अम्बाला की अनाज मंडी से लेकर बलदेव नगर जाएंगे, बलदेव नगर से जांडली, जांडली से मॉडल टाउन और प्रेम नगर होते हुए अनाज मंडी में आकर यह लंच ब्रेक करेंगे। ये हमें पहले ही पता था भी ये हमें तारीख पे तारीख दे रही है ताकि ये आंदोलन में कोई गड़बड़ेशन करके इस आंदोलन को असफल करने, ये इनकी रणनीति है। झारखंड में कोरोना के टीके के लिए 1672 टीका केंद्र बनाए गए हैं। टीका देने के लिए 7500 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए गए हैं। इसके लिए सरकारी व्यवस्था के साथ ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का यह कहना है कि हम केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार हमने कोरोना को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाई है, उसी तरह से हमें पूरा विश्वास है कि हम कोविड टीकाकरण अभियान को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। को किसने कहा कि झारखंड ने संशय जाहिर किया है? मैं इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ना मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है, ना मैंने ऐसा कहा है। हमने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है। ये आप अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन नहीं मेरी बात नहीं, आपको टैग किया गया है। नहीं, टैग किया है जो भी किया। अब मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि भारत में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में भी जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं मुर्गे और अंडों के व्यापारियों का यह कहना है कि इस समय बिक्री में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अब 10% ही मुर्गे बिक रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने यह कहा है कि बाहर से आने वाले मुर्गों की चेकिंग होगी और मुर्गे के व्यापारियों की माने तो ये एक अफवाह है। फिरोजाबाद में मुर्गे में कोई भी वायरस की शिकायत नहीं है। बाहर से मुर्गे नहीं आने दिए जा रहे हैं। काम धंधा चौपट हो गया है। और वहीं जिला प्रशासन ने एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया है। जिले के बाहर से आने वाले मुर्गियों और अंडों को चेक किया जाएगा। आज ही सुबह 10 बजे ज़िले में जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो मीटिंग है डीएम सर की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें एसएसपी सर ने और तमाम जो भी हमारे ज़िले के अफसर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें निर्देश दे दिए गए हैं कि किस तरह के प्रिवेंशन किए जाने हैं। इसमें 3 लेवल पे कार्रवाई होनी है। पहला प्रिवेंशन लेवल पे, तो प्रिवेंशन के लिए जो है आज निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो भी स्टेप्स लेने हैं उसको वो लेंगे। दूसरा है कि अगर कोई केस आ जाए तो उस दौरान क्या प्रिपरेशन और क्या तैयारी करनी है उसके बारे में भी निर्देश दे दिए गए हैं। और तीसरा, अगर जिस जगह पे जो फाइनली अगर मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह पुलिस अधिकारियों और माइनिंग अधिकारियों के साथ सनावदिया पहुंचे और क्षेत्र की रेत मंडी में पहुंचे। कलेक्टर मनीष सिंह ने यह बताया है कि बिना रॉयल्टी देकर आने वाले रेत के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दूधिया में एक नाका लगाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने 6 जनवरी को दिए गए प्रस्तुतिकरण में रेत परिवहन का विषय भी शामिल था। रेत व्यापारियों को उचित स्थान देने पर सहमति बनी थी। इसी संदर्भ में व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के लिए कलेक्टर ने यह दौरा किया। पास में उमरिया पहाड़ी है जिसपे कि अवैध खनन का शिकायतें मिलती रहती हैं, वो भी देखना था। और दूसरा विषय ये था कि रेत मंडी जो रेत ये इंदौर में बहुत समय से मांग चल रही है, तो रेत एसोसिएशन के मोहन शर्मा जी हैं, अजमेरा जी हैं मेरे साथ में, इनसे चर्चा हम लोग को चल रही थी और बहुत अच्छा ग्रुप है पूरा ये। और इनके द्वारा ये जगह ये पहले सहमति दी गई थी नगर निगम को, तो इसका प्रॉपर विकास हो जाए, यहाँ पर ट्रकों का आने जाने का रास्ता प्रॉपर बन जाए, तो उस पर जितने भी ट्रक अभी शहर में खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, उससे ट्रैफिक के लिए भी कंजेशन होता है
कहीं ना कहीं ट्रैफिक हैजार्ड भी होता है, उससे शहर को निजात मिलेगी। और प्लस जो रेत में व्यापार करने वाले लोग हैं, बहुत छोटे ही व्यापारी हैं, कोई बड़े। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से एक और ग्रामीण ने मेरठ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब मृतकों की संख्या 6 हो गई है। इससे पहले शुक्रवार तक 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अभी 15 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। इनमें से कई लोगों की हालत ज़्यादा नाजुक है। वहीं इससे पहले एसएसपी ने लापरवाही उनकी वहां पर सामने आई है और सामने आने पर कोतवाली प्रभारी सिकंदराबाद दीक्षित कुमार त्यागी, काय स्थवाड़ा चौकी प्रभारी अनोखे, उन पर 2 बीट सिपाहियों विपिन कुमार और वीरपाल को भी निलंबित कर दिया गया है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिरसा के एलनाबाद निवासी पुनीत कुमार ने उल्टे पांव दिल्ली की यात्रा शुरू की और पुनीत 2 दिन पहले सिरसा के एलनाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए और 8 दिनों में दिल्ली पहुंचने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर पुनीत किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे और इसको लेकर के पुलिस ने यह बताया है कि इससे पहले भी वो एलनाबाद से दिल्ली की यात्रा उल्टे पांव कर चुके हैं और इससे पहले जब पुलवामा अटैक में जवान शहीद हुए थे तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो उल्टे पांव यात्रा करके दिल्ली गए थे। अब उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए ये उल्टे पांव यात्रा शुरू की है और लगातार उल्टे पांव चलते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुनीत ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा और किसान एकता का झंडा पकड़ा हुआ है। कब से चलो जी पैदल आप? मैं कल चला था, मेरे गांव का मेन मंदिर है हनुमान मंदिर, वहाँ से चला था। तो पहले भी ऐसे पैदल चले हो आप कभी? हाँ जी। कब चले थे पैदल पहले? 14 फरवरी 2020 को चला था जी। किसके लिए जी? जो पुलवामा में हमारे जवान भाई शहीद हुए थे ना जी, पैदल ही चले गया था, इंडिया गया था। अब किस लिए चल रहे हो जी पैदल आप? अब मैं किसानों के लिए चल रहा हूँ। क्या क्या मांगे जी मैंने आपकी? जी जो 3 बिल लाए हैं वो वापस हो। हरियाणा के चरखी दादरी में 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन को लेकर के 17 गांव के किसानों ने किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत NHI के कर्मचारियों और दादरी जिला उपायुक्त के खिलाफ 103 पेज की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं किसान नेता रमेश दलाल ने कहा है कि हम इन सबको न्यायालय में ले जाकर के ही दम लेंगे और 15 जनवरी से एक नया धरना शुरू किया जाएगा जिसका स्थान बता दिया जाएगा। आपको बता दें कि 152D कॉरिडोर दादरी जिले के 17 गांव से होकर के गुजरता है और जब से ये रोड बनने को लेकर के जमीन अधिकृत करी गई है तभी से विवाद चला आ रहा है। पहले रामनगर में किसानों ने 2.5 से 3 महीने धरना जारी रखा था और उसके बाद खातीवास के ग्रामीण पिछले काफी समय से धरना दिए हुए हैं। राजमार्ग के जितने भी 2018-2020 में प्रोजेक्ट बने उससे संबंधित हरियाणा, राजस्थान और कुछ हिस्सा गुजरात और दिल्ली, उसमें बहुत बड़ी त्रुटियों को किया गया है, कानून का पालन नहीं हुआ। इसलिए हमने नितिन गडकरी, NHI के अधिकारी और हरियाणा के बहुत सारे डीसी जिसमें चरखी दादरी का डीसी भी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए आज शिकायत दी है और हमारी शिकायत 103 पेज की है, जिसमें से 39 पेज में हमने एक धारा और क्या क्या कानून का उल्लंघन हुआ और क्या क्या अपराध उन पर बनता है उसका विवरण है। 15 जनवरी से हम इस मांग को पूरा करवाने के लिए कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको न्यायालय तक ले जाकर के सजा दिलवाई जाए और हमारा मुआवजा पुनर्निर्धारित किया जाए। हम आंदोलन कर रहे हैं और 15 तारीख से जो स्थान है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन 15 जनवरी से अब हरियाणा में नया एक। दिल्ली की संजय झील में 10 बत्तख मृत पाई गई और साथ ही कई कौवे भी यहां पर मरे हुए पाए गए। दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने नमूने लेकर के जांच के लिए भेज दिए हैं और उधर मयूर विहार में लोगों के बीच इस कदर खौफ है कि उन्होंने सुबह की सैर से अब किनारा कर लिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर पहुंची रैपिड रिस्पांस टीम ने नमूने भरने के बाद मरे पक्षियों को मानक प्रक्रिया के तहत मिट्टी में दबा दिया है और विगत बुधवार को केंद्र ने 12 जगहों पर बर्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा के
केंद्र होने की बात कही थी और इसमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। वहीं हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में हुई बड़ी संख्या में मौत की वजह से राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है और एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अधिकारियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। और वहीं 11 रैपिड रिस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया है। साथ ही दिल्ली के प्रमुख पोल्ट्री मार्केट, जलाशयों और चिड़ियाघर आदि पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसमें गाजीपुर फिश मार्केट, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक और भलसवा झील, दिल्ली चिड़ियाघर और डीडीए के पार्क भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ पार्कों को बंद कर दिया है। और वहीं सीएम केजरीवाल ने भी सख्त ऐलान किया है। दिल्ली में बाहर से आने वाले जो पक्षियों का आयात होता है उसको बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ सबसे बड़े पोल्ट्री फार्म को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में जहाँ पर भी पक्षी की मोर्टेलिटी ज़्यादा नज़र आती है हमें, जैसे ये मयूरविहार फेज 3 में हुआ था और आज यहाँ पर संजय झील में हुआ है, डक की डेथ हुई है और नंबर ज़्यादा होता है तो हम तुरंत वहाँ जाते हैं। उसमें से हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं और उनको लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं और जो बाकी डक हैं उनको गड्ढा खोद के और पक्षी मरे हुए डालते हैं। उसमें पीपी किट पहन के बंदा हमारा डालता है, फिर चूना डाल देते हैं, गड्ढा के ऊपर मिट्टी डलवाते हैं, बंद कर देते हैं। सर कितने सैंपल लिए गए हैं? वो हम देखेंगे अभी कितने लिए, चेक करेंगे, बताएंगे। मौत की कितनी आंकड़े आए हैं, कितने डक मरे? वो तो वो बताते हैं आपको, ये डीडीए का पार्क है, वो बताएंगे आपको, उनसे पूछें। हमने जो देखा है वो किया है, जो दवा दी मैं मालूम करूंगा लोगों से और पूछ के बताएंगे आपको बाद में। हाँ ठीक है ना। अभी हमें दूसरी जगह भी जाना है, जहाँ भी पक्षी मर रहे हैं हम जा रहे हैं, 24 आवर्स समय। चिकन के शौकीन लोगों में बर्ड फ्लू का खौफ दिखने लगा है और इसके चलते चिकन की बिक्री घट करके सिर्फ 30% ही रह गई है। वहीं अन्य प्रकार के मांस की बिक्री में भी 20% तक इजाफा हुआ है। लेकिन होटलों में चिकन खाने के शौकीन अब भी पहुंच रहे हैं और आम दिनों में प्रतिदिन लगभग 5 टन चिकन की खपत जहां पर होती थी, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए होती है, अब ये बिक्री 2 टन से भी कम हो गई है। मांग घटने से इसकी कीमत भी गिरी है। एक हफ्ते पहले 180 रुपये किलो बिकने वाला चिकन अब 120 रुपये किलो बिक रहा है और होटल्स में चिकन की मांग पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि कुछ इलाकों में इसके 60 रुपये किलो तक बिकने की बात बताई जा रही है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है। वहीं चिकन की बिक्री घटने से मटन समेत अन्य मांस की मांग 20% तक बढ़ गई है। मंडी में तो हमारी एक ही टीम है, जिसमें मैं हूं और 2 डॉक्टर और हैं और हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, जो हम रेगुलर विजिट कर रहे हैं और जो हमें इंस्ट्रक्शन है कि एक कीन मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन रखा जाए, जिससे कोई भी मास मोर्टेलिटी अगर ऑब्जर्व होती है मुर्गे के अंदर, अगर किसी व्हीकल में बहुत सारे मुर्गे मरे हुए निकलते हैं तो उनको तुरंत रिपोर्ट किया जाए और सैंपलिंग प्रॉपर तरीके से किया जाए उनका। सर अब तक कितनी टीमें बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, अगर रैपिड एक्शन टीम की बात करें तो? पूरी दिल्ली के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं रैपिड रिस्पांस टीम की, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में सभी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस कर रहे हैं अभी। सर आप मंडी में घूम रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिसको अलर्ट होने की ज़रूरत है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक यूजुअल मॉर्टेलिटी जो होती है 15-20 मुर्गे मरते हैं एक ट्रक में, वो नॉर्मल है, वो उससे ज़्यादा है नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। अच्छा, कोई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जब गाड़ियाँ यहाँ आती हैं चिकन वगैरह इन लोगों को? हाँ, ये हमने एक प्रोविज़न किया हुआ है यहाँ पे। पिछले लास्ट जब 2016 में एक बार आउटब्रेक हुआ था दिल्ली जू में, तभी से हमने एक कंपलसरी बनाया हुआ है यहाँ पे कि एक हेल्थ सर्टिफिकेट, जहाँ से जिस पोल्ट्री फार्म से मुर्गियाँ आती हैं, वहाँ के एक रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर के थ्रू हम एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, जिससे हमारा 90 से 95% जो भी डाउट होता है वो फिनिश हो जाता है। फिर भी एक एश्योरेंस के लिए, क्रॉस चेक के लिए हम लोग अपना सैम्पलिंग और रैंडम लाइव इंस्पेक्शन करते रहते हैं मुर्गों का। सर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कुछ कौवे हमारे पाए गए हैं और लगातार 2-3 दिन से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जी जी, ये कितना अलर्ट क्रिएट करता है खासकर इस मुर्गा मंडी के लिए, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट ये है कौवा के मरने के लिए। अब जैसे आप देख ही रहे हैं, पिछले 31 दिसंबर से लगातार बारिश भी चल रही है, एक वो भी रीज़न हो सकता है। और बाकी हमने सैंपल, हमारी टीम ने वहाँ भेज दिया है लैब में, वो उनकी जैसी रिपोर्ट आएगी तो और कंफर्म।
उत्तर प्रदेश में एहतियातन बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है। मैनपुरी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा ने जनपद के सभी पशु चिकित्सालय और जो चिकित्सा अधिकारी हैं, सभी मुर्गा फार्म संचालक, उनको सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने ये भी बताया है कि जनपद के सभी ब्लॉक में टीमों का गठन कर दिया गया है। टीम में 4 लोग हैं, जिसमें एक डॉक्टर सहित 3 और भी लोग हैं। जिला अस्पताल में सेंटर बनाया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये वायरस, इससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं जो पक्षियों से मनुष्यों में भी फैल सकती हैं। बर्ड फ्लू का मुख्य कारक H1N1 वायरस है, जो मूल रूप से प्रवासी पक्षियों से फैलता है। देखिए, सबसे पहले तो हमने पूरे जनपद में एक सर्वे कराया कल, और जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं या वाटर बॉडीज हैं जहां पक्षी रह रहे हैं, लोगों ने मुर्गी, ब्रॉयलर या लेयर पाल रखी हैं। वाटर बॉडीज भी हमारे यहाँ मैनपुरी में 3 वाटर बॉडीज हैं जिनमें काफ़ी पशु आते हैं, या समन एक जगह है मैनपुरी में। तो इन सब का हमने सर्वे करा लिया कि कहाँ कहाँ पक्षी हैं, और उस सर्वे के बाद हमने पूरे जनपद में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, जिसके प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह तोमर हैं, जो हमारे सदर हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, और पूरे जनपद के नोडल डॉक्टर घिरौर, पशु चिकित्सा अधिकारी घिरौर विवेक पाल जी हैं। ठीक है। और राजस्थान में ठंड का सितम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता और चक्रवात के असर के चलते बीते कई दिनों से बादलों की आवाजाही और कोहरा छाने से ठंड का असर बढ़ा हुआ है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने के साथ ही शीतलहर चलने से प्रदेशवासियों को सर्दी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही है। बीते दिनों से लगातार राजधानी में गलन भरी ठंडक होने के साथ साथ शहर वासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। आज भी सुबह से शाम तक देर तक वहां पर कोहरा छाया रहा और जयपुर में शनिवार यानी कि आज सुबह का तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह से कोहरा छाने के साथ ही ठंडी हवाओं का दौर भी जारी रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है और प्रदेश में लगातार सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू ही रहा। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में किसी भी बीमारी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। ताजा मामला अंबाला के नारायणगढ़ के इलाके से आया है, जहां पर लालपुर और 2 अन्य गांवों में घोड़ों के अंदर आई बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहां पर घोड़ों और लोगों के सैंपल लिए गए हैं। 6 महीने पहले भी सैंपलिंग का काम किया गया था, हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मैं विजय जी, मैं है ना गदौली जीवीडी के अंदर है ना वीएलडी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो यहाँ लालपुर गांव में 6 महीने पहले हमारी सैंपलिंग हुई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो ये है ना दिवाली के 1 हफ्ते बाद में तकरीबन, तो यहाँ पे लालपुर में एक घोड़ी की डेथ हो गई है। तो उसकी सैंपलिंग वगैरह के भी वो आए हैं, लेकिन जो इन्होंने इलाज वगैरह कराया था कहीं से पहले, तो इन बाद में जैसे अभी पशु मालिक ने बताया है कि उसके थोड़ा पेट में दर्द था, वो पैरों से लंगड़ा के चल रही थी, तो उससे हमें थोड़ी कोलिक और लेमिनाइटिस के लक्षण लग रहे हैं। और इसके लिए हमारी टीम ने दोबारा से कल फिर आगे सैंपलिंग करी है। टीम आई थी, कल सैंपल ले गई जी, कोई दिक्कत नहीं, घर में सब ठीक ठाक है जी, पशु सब ठीक है, बिल्कुल सारे हैं, काम कर रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है जी किस तरह की। हाँ, पिछले उसमें डेथ हुई थी 2-3 महीने पहले, तो बुढ़ी है थी, पुरानी है थी जी, सियाणी है थी, बिल्कुल काम नहीं कर सकती। उसके बाद 1-1.5 महीना पहले दूसरी ली मैंने जी काम करने के लिए। काम तो करना था नहीं, बेलस बैठने तो गया था, इसमें दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब तंदुरुस्त है जी, सारा काम ठीक है जी, बिल्कुल है। तो क्या पता जी किस लिए सैंपल जी, कितने दिन लिए थे जी। हाँ, सैंपल लिए थे, किसी ने गलत नाम दे दिया जी, हमारा पीछा ऊपर गुलजार सिंह मेरे लड़के नाम विशाल है जी, गलत नाम दे दिया किसी ने सैंपल के ऊपर लिखा। ठीक है जी, हमारे पास टीम आई जी, कोई ठीक दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह की भी आई जी। ठीक है, सब ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, सबके सैंपल लिए, 14-15 बंदे के सैंपल लिए जी, अब लिए टीम आई थी यहाँ से जी, सरकारी अस्पताल से जी। बाकी ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बताइए। यहाँ पर जी हाँ 5-4 महीने के बाद सैंपलिंग होती रहती है। हमारे यहाँ पर पशु भी ठीक है, डंगर भी ठीक है और इंसान भी सब ठीक, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई घोड़े में कोई बीमारी नहीं। वैसे कई बार साहब का बंद पड़ गया, उससे दर्द तो ही वो मर गया। वैसे 6 महीने से पहले यहाँ कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्राइंडर की बीमारी नहीं है जी,
बिल्कुल अमन चैन है हमारे गाँव में, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब हष्ट पुष्ट। सैंपल ले जाए यहाँ से, चेक करा, कोई बीमारी नहीं आई अब तक। जयपुर के कोटपुतली इलाके में एक डबल मर्डर का केस सामने आया है। घटना शालू रावत की ढाणी के पास शिव कॉलोनी के यहाँ पर एक मकान में हुई है। यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक महिला और पुरुष के सिर में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाकर के जांच शुरू की। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने यह बताया है कि घर में सुमन चौधरी और डॉक्टर मातादीन शेखावत की लाश पड़ी हुई थी। दोनों के सिर में गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। वारदात के बाद से मृतक महिला का 20 साल का बेटा फरार है। आशंका है कि मां के अवैध संबंध से खफा होकर उसने ही वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जांच के बाद सही वजह सामने आएगी और बेटे की तलाश अब की जा रही है। पंजाब की पटियाला सदर थाना पुलिस की तरफ से सुनहार हेडी रोड पर नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब पकड़े जाने का मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति को जब तलाशी लेने के लिए रोका गया तो वो व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग गया। मौके पर जब पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में से 35 पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई और वहीं पुलिस की तरफ से गाड़ी को हिरासत में लेकर सदर थाना में ले जाकर के मुकदमा दर्ज वहां पर किया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। मंत्री भूपेंद्र ने यह कहा है कि देश और समाज को बांटने का काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है और जहां तक राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने की बात है तो संगठन से जुड़े लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के घर जाएंगे। जो भी सहयोग करना चाहे वो कर सकता है और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अब अपनी जमीन खो चुकी है और उसे पाने के लिए वो लोग इस तरह की बातें करते हुए घूम रहे हैं। योगी के मंत्री दिग्विजय सिंह के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि संघ ने राम मंदिर निर्माण पर चंदे को लेकर के देश को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। मथुरा में श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मथुरा से चलकर राया बलदेव समेत सभी विधानसभाओं में निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। यात्रा में बलदेव विधायक पूरन प्रकाश समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राया में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया और मंदिर निर्माण को लेकर के सभी लोगों से अपील की मंदिर में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें मंदिर निर्माण में। और बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने यह बताया कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी को लेकर के ये पद यात्रा निकाली गई। हमारा संकल्प है कि घर घर तक जाकर लोगों को बताया जाए कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भगवान श्री राम की पद यात्रा निकाली गई। बीते दिनों नंगल के एक गांव पट्टी में एक ही परिवार के 12 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और वहीं गांव में दहशत का माहौल बन गया था। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पट्टी में पहुंची और इसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया और पूरी कॉलोनी के लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। लोग आगे आकर के अपनी जांच करवा रहे हैं। 130 के करीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और सैंपल लिए गए। साथ ही श्री आनंदपुर साहिब के एसएमओ की ओर से लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा लोगों का इकट्ठा ना किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और हाथों को समय समय पर साबुन के साथ धोया जाए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मास्क का अधिक उपयोग करते रहें सभी लोग। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।